दोस्तों नमस्कार। चुनावी परिचर्चा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और 5 राज्यों में चुनाव हैं। पिछली बार नवनीत जी से हम चर्चा कर रहे थे, तब हमने इंदौर की सीटों के बारे में चर्चा करी थी, लेकिन चूंकि पूरे देश में चुनाव है और 2024 की लोकसभा के लिए इसको सेमीफाइनल तक माना जा रहा है, तो अब दूसरे राज्यों में हम चर्चा कर लेते हैं। नवनीत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और दिवाली की शुभकामनाएँ। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के एक हिस्से की, जो सन 2000 में अलग हुआ था, छत्तीसगढ़। और जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, कहीं न कहीं एक राजनीतिक परंपरा वहाँ जन्मी है। अजीत जोगी वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार थी सबसे, बीच में भाजपा सरकार भी आ गया, रमन सिंह भी आ गया, फिर भूपेश बघेल का कार्यकाल चल रहा है। इस बार के चुनाव छत्तीसगढ़ के कैसे आप देख पा रहे हैं, और क्या लग रहा है कि अब तक का जो परिदृश्य सामने आ रहा है, ऊँट किस करवट बदल सकता है? और 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में जी, जो अलग हुई थी सीटें हमारे यहाँ से। और 90 सीटों के चुनाव का जो आकलन अभी तक देखने में आ रहा है, जी। जो एनालिसिस दिख रहा है, उसमें आज की तारीख में तो कांग्रेस वहाँ भारी है। और कांग्रेस सरकार बहुत आराम से बना लेगी वहाँ सरकार, कोई ज़्यादा आपाधापी उसको नहीं रहेगी। उसके 2-3 कारण हुए। एक तो कांग्रेस का लगातार वहाँ पर काम करना रहा। जी, दूसरा ये है कि कई योजनाएं भूपेश बघेल की ऐसी रही जो ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त लोकप्रिय रही। जी। और धान की कीमतों को लेकर सारा खेल वहाँ धान और किसान पर ही आधारित है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो धान और किसान को लेकर जो योजनाएं डाली, जिसमें गोबर खरीदने से लेकर उन्होंने जो भी सुविधाएं दी महिलाओं के लिए, या ग्रामीण महिलाओं के लिए भी योजना लागू की। जी, अभी उनके यहाँ एक और महिलाओं के लिए योजना लागू हो रही है, जिसके अंदर साल के 15,000 रुपये हर महिला के खाते में जमा हो जाएंगे। एक अतिरिक्त योजना चालू हो जाएगी। ये सारी योजनाओं से अब ये हो गया है कि लोगों को नगद लाभ देने की नई परंपरा सरकारों ने चालू कर जी, जी। दी। गेहूँ चावल देने से और इन सब चीज़ों से लोग समझने लगे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। और सीधा आपके खाते में पैसा जाता है तो लोग उसका अपने हिसाब से उपयोग करते हैं। जी, और उसी का लाभ जो है कांग्रेस को मिल रहा है। वहाँ पे कांग्रेस को अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। इसके चलते दूसरा ये कि अब वहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह के बाद भाजपा के पास कोई ऐसा लोकप्रिय नेता नहीं है कि जिसकी आवाज में दम हो। और डॉक्टर रमन सिंह को लंबे समय से भाजपा ने ही दरकिनार करके रख रखा था, बिल्कुल, बिल्कुल। राष्ट्रीय स्थिति में पहुंचा दिया ये और वो। तो जो क्षेत्र के छत्रप, अभी जी। क्षेत्रों के छत्रपों को जो दबाने का काम हुआ है, और सारा मामला ये हो गया है कि मोदी की गारंटी, भाजपा की गारंटी तो कहीं रही नहीं ना। जी, जी। ना जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई गारंटी नहीं, सारी गारंटी मोदी की हो मोदी की है। तो चेहरा मोदी का ही हो गया सामने। तो छत्रप जो है वो जी, दरकिनार हो गए। और हर क्षेत्र का, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हो, कि छत्रप ही ऐसे होते हैं जो सरकार लाने का दावा करते हैं और सरकार लाने का गणित बैठाते हैं। बिल्कुल। और इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा अपने छत्रपों को दरकिनार करने और मोदी के चेहरे को आगे करने में बुरी तरह मार खा गई है। सही। ऐसे में कि खुद ये भी जान रही, भाजपा भी समझ रही है कि वहाँ पिछड़ चुके हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री की बहुत ज़्यादा समाओं का और उसका वहाँ पर दबाव नहीं है जितना मध्य प्रदेश में है आज की तारीख में, और राजस्थान में आएगा। और वहाँ पे मुझे लगता है कि कोई बिना किसी तकलीफ पे सरकार भूपेश बघेल की बन जाएगी। बिल्कुल। भूपेश बघेल ने बाकी काम भी करे हैं, जैसे कि आपने बताया है। और एक स्वभाव जो छत्तीसगढ़ का बन रहा है, शायद वो उसमें पिछले दिन खबर भी देखते रहे कि उसमें लगता नहीं कि मूड चेंज हो। मूड चेंज करने की बहुत कोशिश राजस्थान में ज़रूर की गई। जब से कांग्रेस सरकार, आपने देखा है कि गहलोत सरकार बनी है, हर महीने 6 महीने में, 1.5 साल में वहाँ कुछ ना कुछ सचिन पायलट का मुद्दा हो या कहीं ना कहीं ऐसे रहा है। ऐसा कभी लगता था कि शायद अब गिर जाए, लेकिन गहलोत सरकार ने लगभग 5 साल पूरे करे। बहुत सारी चीज़ें भी उन्होंने वहाँ करी है। लेकिन वही मिथक वाली बात जो हमने पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, क्या राजस्थान में मिथक टूटने वाला है, और क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी तो सारे सर्वे बता रहे हैं कि मिथक टूटने वाला है। जी, और भाजपा को मिथक टूटने के कारण ही भाजपा में जान आ गई कि यहाँ जी। सरकार आ रही है, और जी, इसीलिए जी। वहाँ पर सारी ताकत भाजपा ने लगा दी। पर इसके बाद भी लोग ये तो मानते हैं कि अशोक गहलोत ने काम तो किए हैं। जी, जी। और जो योजनाएं खुद प्रधानमंत्री बोल चुके कि अशोक गहलोत की जो अच्छी योजनाएं हम उसे निरंतर आगे भी बढ़ाते रहेंगे और उसको क्रम में रखेंगे हम लोग। जी, जी। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी योजनाएं तो अच्छी थी, जैसे 25 लाख रुपए का इलाज फ्री है वहाँ सारे लोगों को। हाँ, बिल्कुल। गरीब और अमीर का कोई मामला नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवारों को। राजस्थान में जो सुविधाएं मिल रही है, तो जो छत्तीसगढ़ में भी है, वो योजनाएं ऐसी है जिसका लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। मतलब मध्यम वर्गीय परिवारों को मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो सारी योजनाएं वो गरीबों के लिए। तो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में योजनाएं हर वर्ग के लिए आ गई। उसके कारण अशोक गहलोत के प्रति सद्भावना लोगों की बढ़ी हुई है। अब ये सारी बातें कितना प्रभाव डालेगी
चुनाव के मतदान के दौरान मतलब ये मतपत्र तक ये पहुंचे, मतलब वहां पर अंगूठा लगाते समय तक अगर ये बातें उसके जहन में रहेगी तो ठीक है। और यदि मिथक बना हुआ है तो फिर पिछले 35 सालों से टूटा नहीं है। एक बार केवल शायद मुझे लगता है कि भैरव सिंह शेखावत की जरूर कार्यकाल में ये मिथक टूटा था, तो उसके बाद में अगर टूटा तो अपने आप एक नया रिकॉर्ड होगा। और मैं समझता हूँ कि शायद अशोक गहलोत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि उन्होंने मिथक तोड़ दिया राजस्थान में, जो कोई नहीं तोड़ पा रहा था पिछली बार से, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। पर राजस्थान में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने काम बहुत किए हैं और उसी के आधार पर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से जो आप रुझान बता रहे हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में यदि भाजपा सरकार आती है, सॉरी कांग्रेस सरकार आती है, तो मुझे लगता है शायद ये 2024 में संजीवनी का काम तो करेगी। दो छोटे छोटे राज्य और भी जो चुनाव मैदान में हैं, तेलंगाना जिसकी हम चर्चा करते रहते हैं और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, लेकिन हम उस दृष्टि से आप दोनों राज्यों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि चूँकि भाजपा की केंद्र में सरकार है, ये छोटे राज्य हैं, अभी तेलंगाना तो कुछ समय पहले ही बना है और मिजोरम, तो ये राष्ट्रीय परिदृश्य का उन लोकल चुनाव पे कुछ असर होगा राज्यों के? नहीं, निश्चित रूप से होगा। मिजोरम मणिपुर की घटना का मिजोरम पे असर आएगा जी। पहली बात। तो दूसरी बात ये कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुद ही कह दिया था कि वो प्रधानमंत्री के साथ में जो है मंच साझा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो तय हो गया कि वहाँ पर भाजपा का कोई जनाधारक नहीं है, जैसे भी नहीं था वहाँ पर, पहली बात। दूसरा ये कि मिजोरम का चुनाव जो है एक बड़े ही रोचक तरीके से होता है, यहाँ लोगों को जानकारी नहीं है उसकी। मिजोरम में कोई झंडे बैनर नहीं होते, कोई प्रचार नहीं होता, केवल नाम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाती है। और यदि जरूरत होती है लोगों को क्षेत्रों में तो दोनों के लोगों को एक मंच पे बुला के आमने सामने बात करा दी जाती है। कहीं आपको झंडे बैनर या प्रचार नहीं मिलेगा, केवल नाम घोषित होगा, जिनको वोट देना हो दे दें, जिनको वोट नहीं देना हो नहीं दें। वहाँ कहीं आपको प्रचार ढोल ढमाके नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए मिजोरम का चुनाव बहुत शांतिपूर्ण, बहुत कम खर्च में होता है। हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे मॉडल बनाया जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल बने ये, और इतना बेहतर तरीके से चुनाव होता है कि वहाँ पे उम्मीदवार को भी बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है। ये एक अच्छी बात है, मिजोरम से सीखा जा सकता है। बिल्कुल, आपने सीखने की बात करी, मॉडल की बात करी, तो चूँकि हमारे राज्यों की चर्चा पूरी की, दो सवाल लाजमी इसमें आ रहे हैं। पिछले दिनों आवाज़ उठी थी कि एक देश एक चुनाव वाला मामला हुआ था, तो क्या लगता है इन चुनाव के बाद में उन पर वापस विचार करना चाहिए या संभव है देश में? नहीं, देखिए इसके लिए बहुत सारे संविधान संशोधन भी लगेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें जिन धाराओं में परिवर्तन होना है, धारा भी शायद 183 और कुछ में संविधान है जिसके अंदर आपको परिवर्तन लगेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर बीच में जोड़ तोड़ो जुगाड़ के भी सरकार गिर गई तो क्या इसको कोई राष्ट्रीय सरकार बनाने पर आम सहमति बनेगी कि मेरी सरकार गिरा के आप मेरे साथ सरकार बना लो? इसको लेकर कहीं पे भी सहमति नहीं। इसकी वजह से ज़्यादा बेहतर ये है कि जिन राज्यों में 4 महीने समय से पहले अगर चुनाव है और जहाँ 4 महीने बाद है, उन सभी राज्यों को जोड़ दें और उसके साथ चुनाव करा ले, तो एक बेहतर प्रक्रिया हो सकती है। पर अब इस देश में ये सब संभव मुझे नहीं लगता है कि एक देश और एक चुनाव के लिए देश तैयार हो, क्योंकि बहुत साल 2-2 साल का अंतर है। आम सहमति राज्यों में नहीं है, क्योंकि भाजपा बहुत सारे राज्यों में अब नहीं बची है। तो यहाँ पर जो राजनीति होती है वो हमेशा 2 दलों की, 3 दलों, 4 दलों की होती है, उसमें सहमति बनना बहुत मुश्किल है। तो चलिए, तो संभव हो गया। हमने 5 राज्यों में मध्य प्रदेश को भी जोड़ रखा, लेकिन मध्य प्रदेश पे हमने कभी बात कर ली, लेकिन जाते एक चर्चा कर लेते। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में रोड शो कर रहे हैं, हम इंदौर के लोग हैं। रोड शो से कितना फ़र्क पड़ जाता है, और यदि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्या इंदौर में भाजपा की स्थिति सुधर जाएगी? देखिए, रोड शो या सभाओं से अब लोगों को कोई अंतर बहुत ज़्यादा पड़ता नहीं। ये सारी चीज़ें आदमी मानसिकता अपनी बना चुका रहता है, मतदान के लिए मानसिक रूप से तैयार है। आप रात भर समझाओ, उसने मन बना रखा है, उसको कोई परिवर्तन नहीं, और इस प्रकार के किसी भी मामले से उसको बहुत ज़्यादा वो अंतर नहीं दिखता है ना। इसके अंतर्गत उसको कोई दिखाई नहीं पड़ता है। पर सबसे बड़ी बात एक और होती है कि लोगों को आप कितना अपने प्रभाव में ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का एक प्रयास है कि मध्य प्रदेश की सीटें, तो जो खासकर इंदौर की सीटें हैं, वो इतनी आसान भी नहीं है, दोनों ही दलों के लिए आसान नहीं बची। सही बात है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी की सभा भी हो गई, प्रियंका गांधी का आगमन भी हो गया, भीड़ वहाँ पे भी बहुत थी, भीड़ यहाँ पे भी बहुत रहेगी। ऐसे में फैसला तो मतदाता को करना है, पर ये जरूर है कि हमारे यहाँ इंदौर में स्वागत की परंपरा बहुत अच्छी है इंदौर में, और स्वागत के लिए लोग खुद ही घर से निकल के आते हैं। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री के स्वागत में कोई कोर कसर बाकी नहीं है। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये थे नवनीत शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार इंदौर के, और हमने इनसे 2 बार में चर्चा करी। पहली चर्चा हमने इंदौर की सीटों के बारे में करी थी, एक चर्चा राज्यों के बारे में करी है, और
3 दिसंबर को नवनीत जी हम एक बार पुनः आपसे मिलेंगे 3 या 4 दिसंबर को, जब पूरे राज्यों के चुनाव परिणाम जाएंगे, तब हम एक बार आपसे चर्चा करके बाद की परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। आज आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।